इस वीडियो में हम उन 6 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित लोग करते हैं और उन्हें कैसे टाला जा सकता है। हम मेरी हाल की कुछ व्यक्तिगत अनुभवों की समीक्षा करेंगे जिसमें मैंने आईबीएस मरीजों के साथ काम किया है और वे अपनी स्थिति को सही तरीके से कैसे संभाल सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, तो अंत तक जुड़े रहें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से होने वाली सूजन को ठीक करने में विशेषज्ञता रखते हैं। मेरी पद्धति, जिसे माइंडपेट इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है, ने हजारों मरीजों को ऑटो इम्यून बीमारी और पाचन संबंधी गड़बड़ी से उबरने में मदद की है। हम जटिल और गंभीर स्थितियों को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। ऑटो इम्यून सूजन पाचन गड़बड़ी शामिल है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि हम यह कैसे करते हैं और हमारे असली सफलता की कहानियां जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं या gclinic.com पर विजिट करें और एक डिस्कवरी कॉल के लिए अनुरोध करें। अब यह चर्चा मुख्य रूप से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर केंद्रित होगी और जैसा कि आप जानते हैं, वर्षों से मेरे पास आईबीएस वाले कई लोग आए हैं जिन्होंने बिना दवाओं के अपने लक्षणों को पलट दिया है और सूजन पर काबू पाया है। लेकिन इन लोगों को खास क्या बनाता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सुनते हैं कि आईबीएस, सिबो या कैंडिडा का इलाज नहीं हो सकता। असल में वे आपको कुछ टेस्ट और दवाएं दे सकते हैं। मैं आपको अपने पाचन संबंधी बीमारी के अनुभव से बता सकता हूं कि मुझे भी वही बातें बताई गईं जो सच नहीं थीं। तो इस वीडियो में मैं उन सबसे बड़ी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए गलत सलाह सुनकर करते हैं, और उम्मीद है कि आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से असामान्य रूप से ठीक कैसे हुआ जा सकता है और आईबीएस के लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे पलटा जा सकता है। ठीक है, जब आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे होते हैं तो कौन सी 6 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिन्हें आपको टालना चाहिए? पहला, मल त्याग को नजरअंदाज करना। जैसा कि आप जानते होंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली का 70% से 80% हिस्सा आंत में होता है। इसे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू कहा जाता है, या संक्षेप में माल्ट, और यह लगभग पूरे पाचन तंत्र को ढकता है। अतिरिक्त प्रतिरक्षा ऊतक, प्लीहा और जिगर में होता है। मुंह, ऊपरी श्वास नली इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब हम ऐसी सूजन देखते हैं जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह त्वचा, जोड़, नसें, थायराइड, आंत, लार ग्रंथियां, इन सभी में होने वाली सूजन जिसमें थकान, दिमागी धुंध, आंखों में सूखापन, दर्द जैसे लक्षण भी शामिल हैं, सूजन पाचन तंत्र से शुरू होती है और वहीं से ट्रिगर हो सकती है। अंतिम अंग जो प्रभावित होता है वह मस्तिष्क, जोड़, जिगर, आंखें, लार ग्रंथि, नसें, त्वचा, थायराइड या कुछ और भी हो सकता है, और यह उस विशेष बीमारी से जुड़ा होता है। तो अंतिम अंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न मैं अक्सर देखता हूं वह यह है कि सूजन की शुरुआत पाचन तंत्र से होती है, और यह बात कई शोध अध्ययनों में भी सही पाई गई है। एक प्रसिद्ध प्रयास चल रहा है जिसे अमेरिकन गट प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह एक प्रिसीजन न्यूट्रिशन और प्रिसीजन मेडिसिन प्रोजेक्ट है जिसे शीर्ष विश्वविद्यालय अस्पतालों में चलाया जा रहा है, जिनमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो शामिल है। वे शरीर में सूजन के स्तर की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी व्यक्ति को लक्षणों का अचानक बढ़ना कब होता है। वे यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह कब होगा उस व्यक्ति के मल के आधार पर। वे मल का विश्लेषण करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह व्यक्ति आने वाले दिनों या हफ्तों में सूजन के बढ़ने की कगार पर है। रोचक है कि केवल आपके मल के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। आमतौर पर जब शरीर में सूजन अधिक होती है तो इसका संबंध पेट की गतिविधियों से होता है, खासकर पेट के बैक्टीरिया। वे भोजन कैसे पचाते हैं और उनके अपशिष्ट उत्पाद आंतों में कितने समय तक रहते हैं इससे पहले कि वे बाहर निकलें। तो यह कैसे काम करता है? खैर, सबसे पहली बात यह है कि नियमित मल त्याग बहुत जरूरी है। स्पष्ट लगती है, लेकिन मेरे लिए यह एक चुनौती है। वे रोज नहीं जाते, या अगर जाते भी हैं तो पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता, और यह एक समस्या हो सकती है। दूसरी बात, आंतों के माइक्रोबायोम का प्रजातियों के दृष्टिकोण से अनुकूलित होना भी जरूरी है। मैं बहुत सारे उन्नत मल परीक्षणों की व्याख्या करता हूं जो आंत में मौजूद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और कैंडिडा जैसे फंगस की आबादी को दिखाते हैं। हम बैक्टीरियल मेटाबोलाइट्स भी देखते हैं, जैसे कि मीथेन, जिसे आप सीबो या आईएमओ में देख सकते हैं। हम ऐसे रसायनों को भी देखते हैं
जैसे कि जोन्यूलिन, जिसे आप लीकी गट में देख सकते हैं। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि आंतों के माइक्रोबायोम में एक व्यापक गड़बड़ी है और यह बहुत जरूरी है कि हानिकारक सूक्ष्मजीवों से मुकाबला करने के लिए नियमित और बार बार नई स्वस्थ प्रजातियों को सिस्टम में शामिल किया जाए। अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर आप जीआई ट्रैक्ट का उन्नत फंक्शनल परीक्षण कराते हैं, जब आपके शरीर में सूजन है, तो हर चीज पॉजिटिव ही निकलती है। लेकिन अगर आप यह परीक्षण तब दोहराते हैं जब सूजन ठीक हो चुकी होती है, तो इसके परिणाम सामान्य सीमा के अधिक करीब आते हैं। एक सीमा यह है कि जब आपके शरीर में सूजन होती है, मान लीजिए आप ये सभी उन्नत जीआई परीक्षण कराते हैं और आपको यह नहीं पता कि ध्यान किस पर केंद्रित करना है। आप कैंडिडा को खत्म करने या एंटीबायोटिक्स से सीबो को दूर करने या बहुत सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके लीकी गट को ठीक करने में ही उलझ सकते हैं। मुख्य समस्या नियमित मल त्याग न होना है। अगर आप इस मूल समस्या को ठीक नहीं करते, तो यह स्थिति फिर से लौट सकती है, ऑटोइम्यून सूजन का कारण बन सकती है। मल त्याग के अलावा यह भी बहुत जरूरी है कि आहार स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों को समर्थन दे और अच्छे व बुरे माइक्रोब्स के संतुलन को न बिगाड़े। आंतों की प्रणाली में बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का लगातार बदलता हुआ वातावरण होता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया मीथेन का उत्पादन करते हैं, जैसा कि आईएमओ सीबो के मामले में होता है। बैक्टीरिया का यह विशेष उपप्रकार आर्की बैक्टीरिया कहलाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति भी प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ नहीं करते। कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स से स्वस्थ बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे सी डिफिसाइल कोलाइटिस हो जाता है। सी डिफ तब होता है जब आपके जठरांत्र संबंधी मार्ग में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम एक बायोफिल्म बनाता है जो अन्य अच्छे बैक्टीरिया को उसकी जगह बढ़ने से रोकता है। तो जब आपको यह स्थिति हो जाती है, तो इससे छुटकारा पाना खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है अगर आपको सही तरीका न पता हो। यही बात कैंडिडा की अत्यधिक वृद्धि के लिए भी सही है। कई बार ऐसा होता है कि फंगस पूरी तरह हावी हो जाता है और शरीर में बहुत अधिक हिस्टामिन का उत्पादन करवाता है। ऐसी स्थिति में आपको एलर्जी, पित्ती, दिमागी धुंध और पेट फूलना जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। इसके अलावा एलर्जी के लक्षणों जैसे पोस्टनेजल ड्रिप और सूखी आंखों के साथ साथ त्वचा और नाखूनों में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। पता चला है कि कुछ खास बैक्टीरिया भी हिस्टामिन के स्तर में अचानक वृद्धि कर सकते हैं, और यह आपके खानपान के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन साथ ही इसमें मौजूद बैक्टीरिया के प्रकार और वे कितनी देर से वहां मौजूद हैं, इस पर भी निर्भर करता है। इसी विषय पर बात करते हुए एक पहलू जिसे अब भी नजरअंदाज किया जाता है, वह है वायरस। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वे बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकते हैं? वायरस बैक्टीरिया अपना आनुवंशिक कोड इंजेक्ट करने में सक्षम होते हैं और बैक्टीरियल स्ट्रेनों की विषाक्तता में योगदान कर सकते हैं। वे ऐसे जीन भी प्रदान कर सकते हैं जो कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो फंगस, बैक्टीरिया और वायरस और मानव माइक्रोबायोम में योगदान करते हैं, और इन सूक्ष्मजीवों के अपने जीन, अपनी चयापचय प्रक्रिया और अपनी वृद्धि के पैटर्न होते हैं, जो या तो मानव शरीर का समर्थन कर सकते हैं या कभी कभी उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और यह जानना महत्वपूर्ण है कि किण्वन के अपशिष्ट उत्पाद, हिस्टामिन, बायोफिल्म और आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। तो इन चुनौतियों को देखते हुए आहार कुछ लाभकारी सूक्ष्मजीवों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा, बहुत अधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स। मुझे यह सवाल बहुत बार मिलता है, खासकर मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं सुनता हूं कि लोग अपने आहार से चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स को पूरी तरह हटा देते हैं, और सिर्फ इतना करने से ही उनके लक्षण हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। और इसमें काफी सच्चाई भी है। कई कारण हैं जिनकी वजह से चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स शरीर में तबाही मचाते हैं। एक तो यह कि ये आंतों के माइक्रोबायोम को असंतुलित कर देते हैं। चीनी और रसायन जठरांत्र प्रणाली और ऊपरी श्वास मार्गों में हानिकारक बैक्टीरिया की अधिकता पैदा करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि सामान्य चयापचय पर नकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब चीनी की मौजूदगी में फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है, तो इससे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स जैसे एराकिडोनिक एसिड बनते हैं और ऊतकों का ऑक्सीकरण होता है। चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों की उपस्थिति भी बढ़ा देते हैं और फैटी एसिड सिंथेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस
और पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा जैसे एंजाइम्स को सक्रिय कर देते हैं, जिन्हें प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से और भी ज्यादा असंतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, शरीर में शुगर के कारण बैक्टीरिया और फंगस की अत्यधिक वृद्धि हिस्टामिन उत्पादन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है। अत्यधिक चीनी का सेवन प्रोइन्फ्लेमेटरी पाथवे जैसे एनएफ कप्पा बीटा को भी सक्रिय कर सकता है, जिससे और भी अधिक सूजनकारी साइटोकाइंस का रिलीज ट्रिगर होता है। आपको मेरी अन्य व्याख्यानों से यह भी याद होगा कि कुछ रासायनिक एडिटिव्स के सेवन पर शरीर प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां उत्पन्न कर सकता है, जो लिपिड्स, प्रोटीन और डीएनए जैसी कोशिकीय संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रभावित बायोकेमिकल पाथवे में प्रोक्सीडेंट एंजाइम्स जैसे नैट्फ ऑक्सीडेज और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का सक्रिय होना और शरीर में प्राकृतिक रूप से सुरक्षा करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का अवरोधन भी शामिल है। इसका सीधा मतलब यह है कि अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्राकृतिक मरम्मत तंत्र को गंभीर रूप से सीमित कर सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा सभी के साथ क्यों नहीं होता। कुछ लोग कार्ब्स, शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी कोई समस्या क्यों नहीं होती। और इसका जवाब है क्योंकि उनके शरीर में सूजन नहीं होती। जब शरीर में सक्रिय सूजन नहीं होती, तो वह आमतौर पर इस तरह के खाद्य पदार्थों को संभाल सकता है। बच्चे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। अगर मान लें कि उन्हें कोई सूजन संबंधी बीमारी नहीं है, तो बच्चे बड़ी मात्रा में प्रोसेस्ड फूड्स, कार्ब्स, शुगर वगैरह खा सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। वे थोड़े ज्यादा एक्टिव हों और थक जाएं, लेकिन उनमें वैसी तेज सूजन नहीं होती जैसी उन लोगों में होती है जिनकी इम्यून सिस्टम में सक्रिय सूजन चल रही हो। मेरी क्लिनिक में जब लोग अपनी सूजन संबंधी बीमारियों से उबर जाते हैं और कई महीनों तक लक्षण मुक्त रहते हैं, वे फिर से कुछ चीजें खा सकते हैं, क्योंकि शरीर अब ट्रिगर नहीं होता और इन चीजों को बिना समस्या के संभाल सकता है। लेकिन जब आपके शरीर में सूजन होती है, आप डाइट के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी। यह एक और विषय है जो सामने आता है। मेरे वीडियो में कुछ क्रोज आ जाते हैं जो कहते हैं कि पेलियो और कार्निवोर डाइट्स हर समस्या का हल हैं, और यह सोच काफी समय से चली आ रही है। याद है एटकिंस डाइट या फिर वेट वॉचर्स? इन डाइट्स के काम करने का कारण यह है कि ये ज्यादातर शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचती हैं। तो मान लीजिए, कार्निवोर डाइट के ज्यादातर फायदे खुद इन फूड्स के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होते हैं। यह भी मदद करता है कि ये फूड्स पेट में फर्मेंट नहीं होते। तो इन डाइट्स में कुछ फायदेमंद बातें जरूर हैं, लेकिन जो समस्या मैं देखता हूँ वह यह है कि सिर्फ मांस पर आधारित डाइट उतनी फायदेमंद नहीं है जितनी कि फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट, और मैं अभी बताऊंगा क्यों। आमतौर पर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वे आणविक यौगिक हैं जो मुख्य रूप से पौधों और फफूंद में पाए जाते हैं और मानव स्वास्थ्य पर इनका गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए, मैंने पहले कहा था कि शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से बचना जरूरी है। असल में पेलियो डाइट्स और कार्निवोर डाइट्स से जो ज्यादातर फायदा मिलता है वह इन डाइट्स के कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से होता है। इनमें ज्यादा फर्मेंट होने वाले तत्व भी नहीं होते। लेकिन इन डाइट्स की सबसे बड़ी कमी और वजह जिससे ये डाइट्स लंबे समय में समस्या पैदा कर सकती हैं, यह है कि इनमें आमतौर पर फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की 8 मुख्य उपश्रेणियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें तरपीन, फिनोल, क्लोरोफिल, थायोसाइनेक्स, फाइटोएंजाइम्स, फाइटो ऑयल्स, प्रीबायोटिक्स और एल्कलॉइड्स शामिल हैं। तो कल्पना कीजिए कि इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, इन्हें डाइट प्लान में शामिल किया जाए। खैर, यही मैंने किया है और इसे द फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट या संक्षेप में फाइटो डाइट कहा जाता है। और आप इसका प्राइमर अमेज़न पर सिर्फ मेरा नाम और द फाइटो डाइट प्राइमर सर्च करके पा सकते हैं। मेरे विचार में फाइटो डाइट भोजन विकल्पों के लिए एक अधिक उपयोगी ढांचा प्रदान करती है, क्योंकि इसमें भोजन योजनाएं डाइट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को अधिकतम करने पर आधारित होती हैं। साथ ही यह जरूरी नहीं कि मांस या पशु उत्पादों को पूरी तरह से बाहर कर दे। तो जो लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ वेगन या पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है,
वे गलत हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थ भी अस्वस्थ हो सकते हैं और सूजन संबंधी बीमारियों को और खराब कर सकते हैं। खाद्य वर्गों को बिना सोचे समझे देखना, जैसे कि प्लांट बेस्ड, कार्निवोर या एनिमल बेस्ड, और डाइट को इन बड़े व्यापक लेबल्स के तहत रखना। इसकी बजाय मैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करता हूं कि कोई भोजन लाभकारी है या हानिकारक, और मैं अपने क्लाइंट्स को यही ढांचा देता हूं जब वे अपने भोजन के विकल्प चुनते हैं। इन डाइट्स के हिस्सों को हर व्यक्ति के लिए अनुकूलित करना बहुत जरूरी है ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें। लेकिन हम देखते हैं कि डाइट बीमारियों को हल करने में सक्षम है, अंत में स्वस्थ माइक्रोबियल कॉलोनियों का समर्थन करती है। अभी आपने जो स्लाइड्स देखी, वे मेरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फाइटोन्यूट्रिशन टॉक से थी। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बहुत ध्यान और मीडिया कवरेज मिल रहा है, और मुझसे अक्सर मेरे फाइटो डाइट और उसके काम करने के तरीके के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 4, तनाव और ट्रॉमा की अनदेखी करना। कनाडाई चिकित्सक गैबर मार्टे ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि तनाव और ट्रॉमा ही ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी गड़बड़ी की जड़ हैं। अपनी किताब द मिथ ऑफ नॉर्मल में वे कहते हैं कि कुछ लेखक मानते हैं कि यही मुख्य कारण है। मैं आपको अपने क्लाइंट्स के साथ काम करने के अनुभव से बता सकता हूं। मैं कुछ बुनियादी सवाल पूछता हूं। मैं पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी जरूरत है? अपूर्ण जरूरतों में प्रकृति के बीच समय बिताना, आराम, विश्राम, नींद, अंतरंगता, शारीरिक गतिविधि, रचनात्मक कलात्मक अभिव्यक्ति और स्वस्थ भोजन खाने के अवसर शामिल हो सकते हैं। जब मैं उनसे इन अपूर्ण जरूरतों के बारे में पूछता हूं, तो लगभग हर व्यक्ति जिनसे भी मैं बात करता हूं, 100% लोगों के पास कम से कम एक या दो ऐसी जरूरतें होती हैं। अब अगला सवाल जो मैं पूछता हूं वह है, क्या चीज आपको उस अपूर्ण जरूरत को पूरा करने से रोक रही है? जिम्मेदारी है, काम करना है, बच्चों रिश्तेदार की देखभाल करनी है, सामाजिक आर्थिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो मूल रूप से इसका मतलब यह है कि वे अपने दिन का अधिकांश समय वे चीजें करने में बिताते हैं जो उन्हें करनी ही पड़ती हैं, जिसका मतलब है कि वे अपनी खुद की जरूरतों और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वे करना चाहते हैं। वे अपना पूरा दिन नकारात्मक परिणामों से बचने, अपनी जिम्मेदारियां निभाने और दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं, अपनी कीमत पर, और यह खतरनाक हो सकता है। तो इसे ट्रॉमा क्यों कहा जाता है? ऐसा लगता है कि हमने अभी तक जो चर्चा की वह तो इस दुनिया के लगभग हर इंसान पर लागू होती है। दरअसल गाबोर मार्टे ट्रॉमा को छोटे टी वाले ट्रॉमा और बड़े टी वाले ट्रॉमा में फर्क करते हैं। बड़े टी वाले ट्रॉमा में दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक हमला या किसी प्रियजन की मृत्यु जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। लेकिन छोटे टी वाले ट्रॉमा आम जिंदगी के ऐसे अनुभवों से भी हो सकते हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने और उनसे कट जाने के लिए सिखा देते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग यहां तक कि सफल भी इससे जूझते हैं। माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक में हमने हाल ही में एक ट्रॉमा और तनाव जागरूकता टूल शामिल किया है, जिससे लोग इन समस्याओं की पहचान कर सकें और जल्दी परिणाम उन पर कार्रवाई कर सकें। हम एक सहायक संसाधन भी प्रदान करते हैं जिससे लोग इन समस्याओं को उचित समय सीमा में हासिल कर सकें और पार कर सकें। नंबर 5, खराब नींद। अब तनाव और अधूरी जरूरतों के संदर्भ में बहुत से लोगों को सही मायनों में आरामदायक नींद नहीं मिलती। उनकी नींद बार बार टूटती है या वे बार बार जाग जाते हैं। और हमारे पास एक पूरा मॉड्यूल है जो नींद को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है, ताकि दिन भर के तनाव को आसानी से संभाला जा सके। यहाँ तक कि एक दिन की खराब नींद भी कई दिनों तक बढ़ी हुई सूजन का कारण बन सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी नींद का हिसाब रखें और सच में ट्रैक करें कि आपको कितनी आरामदायक नींद मिल रही है। खराब नींद वाले लोगों में सूजन बढ़ाने वाले साइटोकाइंस अधिक होते हैं, जिससे ऑटोइम्यून सूजन और पाचन संबंधी समस्याएं और भी खराब हो जाती हैं। नंबर 6, बैठा हुआ जीवन शैली। अधूरी जरूरतों की थीम के तहत शारीरिक गतिविधि और व्यायाम की कमी एक छूटी हुई संभावना है। हर बार जब हम व्यायाम करते हैं, हमारा शरीर सेल सिग्नलिंग अणु और हार्मोन छोड़ता है जो ऊतकों को ठीक करते हैं। ये लाभकारी रसायन सूजन को भी रोकते हैं।
उदाहरण के लिए, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनमें लंबे समय तक TNF का स्तर कम रहता है। IL-6 और TNF वे सेल सिग्नलिंग अणु हैं, जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, जो यह भविष्यवाणी करते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया अस्वस्थ होगी या स्वस्थ। असल में ये साइटोकाइंस कई तरह की पुरानी बीमारियों में शामिल होते हैं। वास्तव में TNF को रोकने वाले सबसे प्रभावशाली कारकों में से एक व्यायाम है, और दुर्भाग्यवश बैठी हुई जीवन शैली वाले लोगों में इनका स्तर अधिक होता है। और यहाँ एक अध्ययन है जो ठीक इसी बात को देखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम यह भी देखते हैं कि व्यायाम एक स्वस्थ माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में मदद करता है। और यहाँ एक और अध्ययन है जो इस पर केंद्रित है। आप सोच रहे होंगे, इतनी थकान और कभी-कभी दर्द के साथ व्यायाम कैसे किया जा सकता है? और इसका जवाब है, आप खुद को अनुकूलित करते हैं। आप अपनी क्षमताओं के अनुसार एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजना बनाते हैं और उसे लगातार अपनाए रखते हैं। कभी-कभी यह क्षमताओं की पहचान करना और ऐसे व्यायामों और गतियों को बढ़ाना होता है जो जोड़ों या नसों पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। कभी कभी यह धीमे, अधिक सोच समझकर किए गए वर्कआउट होते हैं ताकि मांसपेशियों की टोन बढ़ाई जा सके। अक्सर जब हम क्लिनिक में सीमाओं वाले लोगों को देखते हैं, तो हम उनके इर्द गिर्द काम करते हैं ताकि सफलता हासिल करने में मदद मिल सके। माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक में हम चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम के मूल कारणों को उलटने में विश्वास करते हैं ताकि स्थायी परिणाम मिल सकें। हम दवाओं के बिना सूजन के समाधान ढूंढते हैं, और कोचिंग तथा विशेषज्ञ चिकित्सा समीक्षा की मदद से हम सुधार की दिशा में वास्तविक प्रयास कर सकते हैं और विशेष रूप से आहार, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम को बेहतर बना सकते हैं। ये वे मुख्य क्षेत्र हैं जो IBS में योगदान करते हैं और सूजन संबंधी आंत्र रोग को और भी खराब बना देते हैं। अब अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आपके जानने वाले किसी को IBS, कैंडिडा, सिबो या लीकी गट है और यह वीडियो उनके लिए मददगार हो सकता है, तो उन्हें इसके बारे में बताएं। मैं IBS पर जानकारी साझा करता हूं। तो माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक से कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। डॉक्टर डॉटरी।